द हिंदू अखबार के हमारे संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की, जो आजकल एक पहेली की तरह हैं। एक तरफ दोस्ती की बातें होती हैं और दूसरी ही तरफ टकराव की स्थिति बन जाती है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ तो इतनी पॉजिटिव टॉक्स हो रही हैं और दूसरी तरफ एकदम से ऐसे झटके लग रहे हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इसी विरोधाभास को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इस रिश्ते के कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर को देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कौन से पॉजिटिव साइंस हैं और कौन से नेगेटिव। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इन सब का भारत के लिए मतलब क्या है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की तारीख में भारत अमेरिका संबंधों की सच्चाई यही है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक ही वक्त पर आपको दोस्ती के संकेत भी दिखेंगे और साथ ही ऐसे कदम भी जो रिश्तों में खटास पैदा कर दें। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। सिक्के का उजला पहलू देखते हैं। हाल फिलहाल में कई ऐसे साइंस मिले हैं जिनसे लग रहा था कि हाँ, अब चीजें पटरी पर आ रही हैं। रिश्तों में जो थोड़ी ठंडक आ गई थी वो अब पिघल रही है। आप देखिए, पिछले कुछ समय में हाई लेवल मीटिंग्स का एक पूरा दौर चला है। विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकातें हों, क्वाड की बैठक हो या फिर हाल ही में हुई व्यापार वार्ता, ये सारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि दोनों देश फिर से बातचीत की टेबल पर साथ आ रहे हैं। और एक बात और, ये सिर्फ कोई फॉर्मल मीटिंग्स नहीं थी। जो बातचीत हुई वो बहुत ही सब्सटैंटिव मुद्दों पर हुई, जैसे कि ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब असली काम पर बात हो रही थी। इससे यही लगता है कि दोनों ही पक्ष वाकई में प्रोग्रेस चाहते हैं। यहां तक कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते की भी चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। ठीक जब लग रहा था कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तभी अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने इस सारी पॉजिटिव एनर्जी पर एक तरह से पानी फेर दिया, या कह सकते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और यहीं पर वो कॉन्ट्रडिक्शन, वो विरोधाभास एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ आप ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू करते हैं और दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पर जो छूट मिली हुई थी उसे रद्द कर देते हैं। ये पोर्ट भारत के लिए कितना स्ट्रेटेजिक है ये हम सब जानते हैं। तो ये तो वही बात हो गई, एक कदम आगे और दो कदम पीछे। और फिर H-1B वीजा वाला मामला, इस पर $1 लाख की नई फीस लगा दी गई। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा झटका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक अनएक्सपेक्टेड ब्लो था जो यूएस इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं। जाहिर है इस कदम ने रिश्तों में कड़वाहट तो घोल ही दी। तो सवाल फिर वही है, अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? इन मिक्स्ड सिग्नल्स के पीछे आखिर क्या वजह है? क्या कोई स्ट्रैटेजी है? द हिंदू का संपादकीय इस पर दो पॉसिबल थियोरीज, दो संभावनाएं बताता है। तो देखिए, दो बातें हो सकती हैं। पहली थ्योरी ये है कि ये सब एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, मतलब ट्रेड नेगोशिएशन से पहले भारत पर प्रेशर बनाने की एक सोची समझी चाल, ताकि भारत बैकफुट पर रहे। और दूसरी थ्योरी, जो ज्यादा चिंताजनक है, वो ये कि शायद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ एक प्रिडिक्टेबल और डिपेंडेबल पार्टनरशिप बनाने को प्रायोरिटी ही नहीं दे रहा है। अब भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए ये तय करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन दोनों में से कौन सी बात सच है। तो इस पूरे अनसर्टेन माहौल में भारत को आखिर करना क्या चाहिए? इस पर एडिटोरियल एक टू प्रोंग स्ट्रैटेजी यानी एक दो तरफा रणनीति सुझाता है। एडिटोरियल की सलाह बहुत साफ है। पहली बात, पेशेंस यानी धैर्य रखना होगा। नई दिल्ली को ये मानकर चलना होगा कि यूएस की तरफ से ऐसे और भी झटके आ सकते हैं। और दूसरी बात, बी प्रिपेयर्ड, मतलब अपनी एक क्लियर रेड लाइन भी रखनी होगी। भारत को इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि अगर बातचीत से उसके हित नहीं सध रहे तो जरूरत पड़ने पर उसे बातचीत से पीछे हटना भी पड़ सकता है। और आखिर में संपादकीय का ये जो निष्कर्ष है वो भारत के सामने मौजूद दुविधा को एकदम सटीक तरीके से सामने रखता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक फंडामेंटल सवाल है। सवाल ये है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर अमेरिका जैसी स्थापित महाशक्ति के साथ अपने रिश्तों में धैर्य और दृढ़ता के बीच सही बैलेंस कैसे बनाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक भारत की फॉरेन पॉलिसी की दिशा तय करेगा।
फुटबॉल की दुनिया में शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, टीम की जीत ज्यादा मायने रखती है या फिर किसी एक खिलाड़ी की बेमिसाल चमक? आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाले फुटबॉल के सबसे बड़े व्यक्तिगत सम्मान बैलन डी'ओर का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो आज हम इसे सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह नहीं देखेंगे, हम इसे एक केस स्टडी की तरह समझेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हजारों बेहतरीन खिलाड़ियों में से किसी एक को सबसे बेस्ट का खिताब दिया जाता है तो असल में उसके पीछे की सोच क्या होती है। और यहीं पर तो सारा दिलचस्प पहलू छिपा है। खेल 11 लोगों का है, तो फिर आप किसी एक इंसान को सबसे बेहतर कैसे चुन सकते हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है जिसका जवाब बैलन डी'ओर हर साल देने की कोशिश करता है। तो इससे पहले कि हम विजेताओं के नाम और उनकी कहानियों पर जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्हें चुना कैसे जाता है। महानता को मापने का पैमाना क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सोने की गेंद नहीं है, ये फुटबॉल की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाने का एक टिकट है। इसे जीतने का मतलब है कि आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। ये हर फुटबॉलर के करियर का सबसे बड़ा सपना होता है। तो विनर को चुनना सिर्फ ये गिनने जैसा नहीं है कि किसने कितने गोल किए, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। वोट करने वाले दुनिया भर के 100 पत्रकारों को इन 3 पैमानों पर खिलाड़ी को तौलना होता है। पहला, क्या उस खिलाड़ी ने अकेले दम पर मैच का रुख पलटा? दूसरा, क्या उसकी टीम ने बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीती? और तीसरा, मैदान के अंदर और बाहर उसका बर्ताव कैसा रहा? इन तीनों में संतुलन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इन सभी मुश्किल कसौटियों पर खरा उतरने के बाद 2024-25 सीजन के विजेता हैं उस्मान डेम्बेले और एताना बोनमती। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? शिखर तक पहुंचने के इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस्मान डेम्बेले से। उनकी ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक जबरदस्त वापसी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अगर लगन हो और सही माहौल मिले तो एक खिलाड़ी अपने डूबते हुए करियर को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। ये टाइमलाइन उनके करियर की पूरी रोलर कोस्टर राइड को दिखाती है। सोचिए, एक युवा सनसनी की तरह उभरना, फिर बार्सिलोना जैसे बड़े क्लब में उम्मीदों के बोझ तले लगभग खो जाना, और फिर पेरिस आकर एक लीडर के तौर पर दोबारा खुद को साबित करना। ये सच में एक कमाल का सफर है। तो सवाल ये है कि क्या ये वापसी सिर्फ एक अच्छी कहानी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कहानी के पीछे थे ठोस आंकड़े, और आंकड़ा क्या है? 35। एक सीजन में अपने करियर के सबसे ज्यादा 35 गोल। कोच लुइस एनरिके ने उनकी नेचुरल प्रतिभा को एक खतरनाक हथियार में तब्दील कर दिया। और ये सिर्फ उनके व्यक्तिगत गोल्स की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी टीम पीएसजी को एक ऐतिहासिक तिहरा खिताब यानी 3 बड़ी ट्रॉफियां जितवाईं। जब टीम से एम्बापे जैसा सुपरस्टार चला गया तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और टीम को लीड किया। उन्होंने सिर्फ अपना खेल ही नहीं सुधारा, बल्कि अपनी छवि भी सुधारी। मतलब बैलन डी'ओर के हर एक मानदंड पर वो खरे उतरे। अब डेम्बेले की इस उतार चढ़ाव भरी वापसी की कहानी से एकदम उलट हम महिलाओं की विजेता की तरफ बढ़ते हैं। उनकी कहानी किसी एक तूफानी सीजन की नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर पर हावी होने की है। और यही आज के हमारे विश्लेषण का सार है। महानता क्या है? क्या वो एक ही शानदार सीजन है जो सब कुछ बदल दे, या फिर साल दर साल अपने खेल के टॉप पर बने रहना? 2 विजेता और महानता तक पहुंचने के 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 3, ये कोई एक बार की जीत नहीं है, ये लगातार तीसरी बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना है। ये एक हैट्रिक है, ये एक युग है, बोनमती का युग। और इस एक उपलब्धि ने उन्हें इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब उनका नाम मिशेल प्लैटिनी और लियोनेल मेसी जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने लगातार 3 बैलन डी'ओर जीते हैं। ये बताता है कि खेल पर उनका प्रभाव कितना गहरा है। और उनकी ये उपलब्धियां और भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं जब हम उन चुनौतियों को देखते हैं जिनका उन्होंने सामना किया। उन्होंने सिर्फ बार्सिलोना को हर बड़ी ट्रॉफी ही नहीं जितवाई, बल्कि एक बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले वायरल मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से भी लड़कर वापसी की। उस हालत से वापस आकर अपने देश को फाइनल तक ले जाना, ये उनकी मानसिक मजबूती और असाधारण टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है।
तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, एक वापसी की और एक लगातार दबदबे की। अब इन दोनों को एक साथ रखकर समझने की कोशिश करते हैं कि हम महानता के बारे में असल में क्या सीख सकते हैं। ये टेबल दोनों की यात्रा को बिल्कुल साफ कर देती है। डेम्बेले के लिए सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी थी, प्रेशर और अनुशासन। वहीं बुनमती के लिए ये बाहरी थी, एक गंभीर बीमारी। दोनों के रास्ते अलग थे, पर दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचे। ये दिखाता है कि महानता का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है, टैलेंट का असली पैमाना क्या है? एक अविश्वसनीय जादुई सीजन जिसमें आप सारी दुनिया को गलत साबित कर दें, या फिर एक ऐसा दौर जिसमें कोई आपके आसपास भी ना आ सके? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। नमस्कार। आज के विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारत में लगभग हर घर के किचन और डाइनिंग टेबल पर मौजूद है, लेकिन उस पर ध्यान बहुत कम जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमक की, और कैसे इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। हमारा चौथा और अंतिम संपादकीय विषय भारत में नमक की उच्च खपत है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में उतनी बातें नहीं होती जितनी चीनी या फैट के बारे में होती हैं, लेकिन यकीन मानिए, सेहत पर इसका असर किसी भी तरह से कम नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर ये समस्या है कितनी बड़ी। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में कहाँ और कैसे छुपा हुआ है। देखिए, ये बात थोड़ी बहुत ज्यादा की नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि एक औसत भारतीय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की बताई गई मात्रा से ठीक 2 गुना नमक खाता है। 2 गुना। ये बस एक छोटा मोटा अंतर नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक गैप है। और जब हम इन नंबर्स को देखते हैं ना, तो पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ भारतीय वयस्क हर दिन औसतन 8 से 11 ग्राम नमक खा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ WHO साफ साफ कहता है कि ये मात्रा 5 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब हम रोज तय लिमिट से कई ज्यादा खा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना नमक आ कहां से रहा है। तो देखिए, कुछ तो है विजिबल नमक जो हम खुद सब्जी में या ऊपर से डालते हैं, लेकिन असली और बड़ा विलेन है इनविजिबल नमक। ये वो नमक है जो प्रोसेस्ड फूड, रेस्टोरेंट के खाने, ब्रेड, बिस्किट, केचप, सॉस, इन सब में छिपा होता है। हमें पता भी नहीं चलता और हम उसे खा लेते हैं। और स्वाद में ये जो थोड़ी सी बढ़त है ना, इसकी कीमत हमारी सेहत को चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसी छिपी हुई लागत है जिसके बारे में हम सोचते नहीं, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। इस अतिरिक्त नमक का सीधा कनेक्शन यहां दिखता है। भारत में 28.1% वयस्क, यानी लगभग हर 4 में से 1 से भी ज्यादा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का शिकार है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हाइपरटेंशन सीधे सीधे दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। और ये कहानी सिर्फ हाइपरटेंशन पर खत्म नहीं होती। ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी NCDs के बढ़ते संकट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जितनी चर्चा चीनी और फैट को लेकर होती है, नमक को उतनी ही आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस समस्या को और मुश्किल बनाते हैं नमक से जुड़े कुछ मिथ। चलिए कुछ बहुत ही आम धारणाओं को तोड़ते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है, क्या ये जो फैंसी नमक हैं, जैसे सेंधा नमक या गुलाबी नमक, ये नॉर्मल टेबल सॉल्ट से ज्यादा हेल्दी होते हैं? देखिए, सच तो ये है कि केमिकल तौर पर सभी तरह के नमक में लगभग 98% सोडियम क्लोराइड ही होता है। मतलब शरीर के लिए ज्यादा सोडियम तो ज्यादा सोडियम है, फिर चाहे वो किसी भी नमक से आए। बल्कि एक और बात ध्यान देने वाली है, सेंधा या गुलाबी नमक में अक्सर आयोडीन नहीं होता, जिससे आयोडीन की कमी का एक अलग ही खतरा पैदा हो जाता है। तो ठीक है, समस्या तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की। इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही व्यापक और मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए एक पूरी राष्ट्रीय कार्य योजना चाहिए। सबसे पहले हमें पॉलिसी लेवल पर बदलाव लाना होगा। सिर्फ चीनी या फैट पर फोकस करने के बजाय HFSS यानी हाई फैट, सॉल्ट और शुगर, तीनों पर एक साथ ध्यान देना होगा। दूसरा, लोगों को जागरूक करना होगा। बड़े बड़े अभियान चलाने होंगे। खाने के पैकेट पर साफ साफ लेबल लगाना होगा ताकि खरीदने वाले को पता हो कि वो क्या खा रहा है। और तीसरा, जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जैसे बच्चों के खाने में और सरकारी योजनाओं जैसे मिड डे मील या अस्पतालों के खाने में नमक की एक लिमिट तय करनी होगी। ये सारे कदम मिलकर हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, नमक की खपत को कम करना सिर्फ एक स्वास्थ्य उपाय नहीं है,
बल्कि ये पब्लिक हेल्थ में किए जाने वाले सबसे अच्छे और सबसे फायदेमंद निवेशों में से एक है। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे बेस्ट बाय इंटरवेंशन कहता है, मतलब कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाला कदम। ये बताता है कि ये उपाय कितना जरूरी और असरदार है। और ये आखिरी आंकड़ा इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। अनुमान है कि नमक की खपत कम करने के उपायों पर खर्च किया गया हर $1 स्वास्थ्य लाभ के रूप में लगभग $12 का रिटर्न देता है। मतलब ये आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह से एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है जिस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार। आज के विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारत में लगभग हर घर के किचन और डाइनिंग टेबल पर मौजूद है, लेकिन उस पर ध्यान बहुत कम जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नमक की और कैसे इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। हमारा चौथा और अंतिम संपादकीय विषय भारत में नमक की उच्च खपत है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में उतनी बातें नहीं होती जितनी चीनी या फैट के बारे में होती हैं, लेकिन यकीन मानिए सेहत पर इसका असर किसी भी तरह से कम नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर ये समस्या है कितनी बड़ी। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में कहां और कैसे छुपा हुआ है। देखिए, ये बात थोड़ी बहुत ज्यादा की नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि एक औसत भारतीय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की बताई गई मात्रा से ठीक 2 गुना नमक खाता है। 2 गुना। ये बस एक छोटा मोटा अंतर नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक गैप है। और जब हम इन नंबर्स को देखते हैं ना, तो पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ भारतीय वयस्क हर दिन औसतन 8 से 11 ग्राम नमक खा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ WHO साफ साफ कहता है कि ये मात्रा 5 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब हम रोज तय लिमिट से कई ज्यादा खा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना नमक आ कहां से रहा है। तो देखिए, कुछ तो है विजिबल नमक जो हम खुद सब्जी में या ऊपर से डालते हैं, लेकिन असली और बड़ा विलेन है इनविजिबल नमक। ये वो नमक है जो प्रोसेस्ड फूड, रेस्टोरेंट के खाने, ब्रेड, बिस्किट, केचप, सॉस, इन सब में छिपा होता है। हमें पता भी नहीं चलता और हम उसे खा लेते हैं। और स्वाद में ये जो थोड़ी सी बढ़त है ना, इसकी कीमत हमारी सेहत को चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसी छिपी हुई लागत है जिसके बारे में हम सोचते नहीं, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। इस अतिरिक्त नमक का सीधा कनेक्शन यहां दिखता है। भारत में 28.1% वयस्क यानी लगभग हर 4 में से 1 से भी ज्यादा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का शिकार है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हाइपरटेंशन सीधे सीधे दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। और ये कहानी सिर्फ हाइपरटेंशन पर खत्म नहीं होती। ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी NCDs के बढ़ते संकट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जितनी चर्चा चीनी और फैट को लेकर होती है, नमक को उतनी ही आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस समस्या को और मुश्किल बनाते हैं नमक से जुड़े कुछ मिथ। चलिए कुछ बहुत ही आम धारणाओं को तोड़ते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है, क्या ये जो फैंसी नमक हैं, जैसे सेंधा नमक या गुलाबी नमक, ये नॉर्मल टेबल सॉल्ट से ज्यादा हेल्दी होते हैं? देखिए, सच तो ये है कि केमिकल तौर पर सभी तरह के नमक में लगभग 98% सोडियम क्लोराइड ही होता है। मतलब शरीर के लिए ज्यादा सोडियम तो ज्यादा सोडियम है, फिर चाहे वो किसी भी नमक से आए। बल्कि एक और बात ध्यान देने वाली है, सेंधा या गुलाबी नमक में अक्सर आयोडीन नहीं होता, जिससे आयोडीन की कमी का एक अलग ही खतरा पैदा हो जाता है। तो ठीक है, समस्या तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की। इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही व्यापक और मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए एक पूरी राष्ट्रीय कार्य योजना चाहिए। सबसे पहले हमें पॉलिसी लेवल पर बदलाव लाना होगा। सिर्फ चीनी या फैट पर फोकस करने के बजाय HFSS यानी हाई फैट, सॉल्ट और शुगर, तीनों पर एक साथ ध्यान देना होगा। दूसरा, लोगों को जागरूक करना होगा। बड़े बड़े अभियान चलाने होंगे। खाने के पैकेट पर साफ साफ लेबल लगाना होगा ताकि खरीदने वाले को पता हो कि वो क्या खा रहा है। और तीसरा, जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जैसे बच्चों के खाने में और सरकारी योजनाओं जैसे मिड डे मील या अस्पतालों के खाने में नमक की एक लिमिट तय करनी होगी। ये सारे कदम मिलकर हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, नमक की खपत को कम करना सिर्फ एक स्वास्थ्य उपाय नहीं है,
बल्कि ये पब्लिक हेल्थ में किए जाने वाले सबसे अच्छे और सबसे फायदेमंद निवेशों में से एक है। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे बेस्ट बाय इंटरवेंशन कहता है, मतलब कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने वाला कदम। ये बताता है कि ये उपाय कितना ज़रूरी और असरदार है। और ये आखिरी आंकड़ा इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। अनुमान है कि नमक की खपत कम करने के उपायों पर खर्च किया गया हर $1 स्वास्थ्य लाभ के रूप में लगभग $12 का रिटर्न देता है। मतलब ये आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह से एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है जिस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।